संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन। दिल्ली बिल पर केजरीवाल बोले, बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा। हरियाणा में अब पानीपत में मचाया उत्पात। नूंह में मारे गए युवक के घर के पास दुकान और गाड़ियां तोड़ी। 4 जिलों में तनाव, इंटरनेट में छूट। ज्ञानवापी का एसआई सर्वे आज से प्रदेश में हाई अलर्ट। 20 सदस्यीय टीम परिसर के अंदर पहुंची। वजूस्थल छोड़कर बाकी जगह पर साक्ष्य खंगालेगी। मोदी सरनेम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग की। कहा, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। महाराष्ट्र के 2418 सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से निःशुल्क। सभी टेस्ट भी फ्री होंगे। नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मुफ्त इलाज करेंगे। राजस्थान में फिर खेला गया हैवानियत का खेल। भीलवाड़ा में नाबालिग को भट्टी में जिंदा जलाया। डूंगरपुर में नाबालिग को अगवा कर किया गया रेप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस बीच आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज 12वां सत्र का 12वां दिन है और आज बिल की बात होगी। तो 12वां सत्र आज और आज होगी बिल की बात। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। दिल्ली बिल पर बोले हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा है। दिल्ली सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध जारी है। तो दिल्ली सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध लगातार जारी है और सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध देखने को मिल रहा है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। तो संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन और दिल्ली बिल पर बोले हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली बिल पर बोले हैं अरविंद केजरीवाल और ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा। ये बड़ी बातें सामने आई हैं और सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध जारी है। तो सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध जारी और संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और दिल्ली बिल पर बोले अरविंद केजरीवाल। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा है और सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध जारी है। तो सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध जारी। संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन और दिल्ली बिल पर अरविंद केजरीवाल बोले हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें और बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा। सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध जारी है। तो सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का विरोध जारी। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है और दिल्ली बिल पर बोले अरविंद केजरीवाल। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा है और लगातार एक तरफ जहां मानसून सत्र में हंगामा जारी है, तो वहीं बिल को लेकर बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने यह अहम बातें कही और संसद का आज मानसून सत्र का 12वां दिन है। दिल्ली बिल पर अरविंद केजरीवाल की ओर से भी अहम बातें कही गई हैं। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, सर्विस बिल को लेकर आप सरकार का जो विरोध है वो लगातार जारी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर दिल्ली की जनता के साथ छल करने का, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि दिल्ली की जनता की पीठ पर छुरा घोंपा है केंद्र सरकार ने। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 11 दिन से जो है संसद का जो मानसून सत्र है वो लगातार हंगामे की भेंट चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद सरकार धीरे धीरे कुछ बिलों को पारित कर रही है, जिसमें दिल्ली सेवा का बिल भी जो है कल पारित किया गया और जिसके बाद उसे पारित करने से पहले चर्चा भी हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में काफी कुछ आरोप भी लगाए। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सेवा बिल है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरुआत से हमलावर है, उन्होंने इसको रोकने के लिए या ये कहे इसको पारित ना होने देने के लिए लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद हंगामे के बीच ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पारित किया और जिसके बाद ये लोकसभा से पास भी हो गया और आज ये राज्यसभा में थोड़ी बहुत देर में अभी जो है फिर से वहां पर भी
पारित होगा, जिसके बाद राज्यसभा में पास होने के लिए चर्चा की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि लगातार अरविंद केजरीवाल इस बिल को लेकर हमला कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी है और उससे दिल्ली के मुख्यमंत्री वो खुद है, और इसके बावजूद वो दिल्ली में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को खुद नहीं कर सकते हैं, जबकि वो सारी कमान केंद्र सरकार संभालती है। ये गलत है, ये दिल्ली वालों के साथ धोखा है। इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला करती जा रही है, और इसी वजह से लगातार संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखिए आम आदमी पार्टी तो इसका विरोध कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन मिल सके इसके चलते सत्र से पहले लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में गए थे, लोगों से समर्थन मांगा था। लेकिन क्या उतना समर्थन उनको राज्यसभा और लोकसभा में नजर आया? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नंबर गेम की बात करें तो उसमें लोकसभा में बिल पहले ही हो चुका है, आपने कहा कि थोड़ी देर में राज्यसभा की भी बात सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या समर्थन वो मिला है जिसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को थी? जी बिल्कुल, देखिए बात अगर नंबर की करें तो ये अरविंद केजरीवाल भी और पूरा विपक्ष भी अच्छी तरीके से जानता था कि सरकार के पास पूरा बहुमत है, और इस बिल को लाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे, और वो चाहते थे कि पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा, छोटी छोटी पार्टियां भी अगर उनके समर्थन में आएगी तो कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई पार्टियां ऐसी हैं जो जिसमें नवीन पटनायक हैं और अन्य दल भी हैं जो बीजेपी के समर्थन में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को उन पार्टियों से भी उम्मीद थी कि वो उनको समर्थन करेंगे और इस बिल को लाने में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करेंगे। लेकिन अब आंकड़ों की बात करें तो खेल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है, और सरकार के पास इतना बहुमत है कि वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बड़ी आसानी से इस बिल को पास करवा लेगी। जी बिल्कुल, फिलहाल देखिए संसद के सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होने को है, और जिस तरीके से हंगामा अब तक हुआ है उसके आसार क्या लग रहे हैं कि आज किस तरीके से सत्र चलने वाला है? जी देखिए, पिछले 11 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि संसद के सत्र में हंगामा बार बार हो रहा है, बार बार सदन को स्थगित किया जा रहा है। और मैं बात करूं तो आज 12वां दिन है, तो आज भी मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष फिर से वही दोहरी नीति को अपनाएगा, फिर से वही काम करेगा, लगातार हंगामा करेगा, जिसके बावजूद संसद का सत्र जो है बार बार स्थगित होगा। लेकिन बात सरकार की करें तो वो लगातार बिल पेश कर अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए तैयार। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है और दिल्ली बिल को लेकर आज सत्र में बातचीत होगी। आपको बता दें कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर अब आज क्या कुछ होता है वो भी देखना होगा। तो दिल्ली बिल पर फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि दिल्ली बिल को लेकर अहम बातें कही थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी पर यानी कि केंद्र सरकार पर बड़े आरोप मढ़ दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राज्यसभा से ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज 12वें दिन के इतना हंगामा होगा वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। Papers to be laid on the table. श्री अश्विनी कुमार चौबे। आपकी अनुमति से मैं आज संशोधित कार्यावली में कम 2 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक मंत्रालय तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कागजातों को सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्री राव साहिब दादा राव दानवे। सभापति महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यवली में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2ख पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सर्वे की शुरुआत और क्या इससे खुलेंगे राज, इसी पर बात करते हैं। वाराणसी से अहम खबर, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का काम जारी है। एसआई की टीम में लखनऊ और दिल्ली के एक्सपर्ट हैं। ज्ञानवापी सर्वे के लिए 61 सदस्यों की टीम लखनऊ, पटना, दिल्ली, आगरा, वाराणसी से आई है। एसआई के 37 अधिकारी और कर्मचारी अंदर ही मौजूद हैं। 2 हिंदू पक्षकार और 2 उनके वकील अंदर मौजूद हैं। हिंदू पक्षकार रेखा पाठक, सीता साहू अंदर मौजूद हैं। वकील सुभाष नंदन और वकील सुधीर त्रिपाठी भी अंदर ही मौजूद हैं।
वहीं आपको बता दें कि गुंबद, पश्चिमी दीवार, उत्तर दक्षिण दिशा में पिलर्स का सर्वे होगा। प्रयागराज और आगरा के भी एक्सपर्ट्स यहां पर शामिल हैं। महिलावादी और हिंदू पक्ष के वकील भी मौजूद हैं। ज्ञानवापी के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर बहिष्कार किया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में एसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। आज दोपहर तक होगा ज्ञानवापी में सर्वे का काम। तो आज दोपहर तक ज्ञानवापी में सर्वे का काम होगा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रयागराज और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से टीम के लोग पहुंचे हैं। महिलावादी और हिंदू पक्ष के वकील भी भीतर ही मौजूद हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी लोग भीतर मौजूद हैं और ज्ञानवापी के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर बहिष्कार किया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर बहिष्कार किया है और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकी डी जुड़ चुके हैं। विकी, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात सामने आई है। मुस्लिम पक्ष जो है वो याचिका दायर कर चुका है। पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज सर्वे शुरू हो चुका है, फिलहाल इस सबसे जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से यहाँ सर्वे एएसआई की टीम वाराणसी ज्ञानवापी परिसर पे मौजूद पहुंच चुकी थी और उसके बाद सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है और लगभग 4 घंटे अभी बीत चुके हैं, जिसके सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और पेनेट्रेटिंग रडार के माध्यम से किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, सूचना ये भी मिल रही है कि जो आज जुम्मे का दिन है तो नमाज भी इसमें पढ़ी जाती है, जिसको देखते हुए नमाज के दौरान जो है 1 घंटे के लगभग 1 घंटे तक सर्वे का कार्य रोका जाएगा और नमाज खत्म होने के बाद पुनः इसे शाम 5 बजे तक फिर से शुरू किया जाएगा, सर्वे पूरा किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, वाराणसी में इस समय जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड से है। पूरे तरफ से छावनी में इसको तब्दील किया गया है। बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाई गई है। सीआरपीएफ के जवान कह लीजिए, पीएससी के कई बटालियन लगाए गए, पुलिस लगाए गए हैं। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में इसको बैरिकेडिंग करके पूरा रोक दिया गया है। केवल दर्शनार्थी जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हीं को जाने दिया जा रहा है और किसी को उसके अलावा जो मीडिया को भी अलावा वहाँ पे नहीं दिया गया है। बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। एक स्थान बनाया गया है, आधे किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया ज्ञानवापी परिसर से, ताकि किसी प्रकार का कोई दूर न हो और सबकी जाँच पड़ताल की जाए। कोई मोबाइल, किसी प्रकार का कोई हथियार, किसी प्रकार का कोई भी मतलब चीजें जो न ले जा सके। आज जो है चक्के प्रशासन की नजात बनी हुई है और जुम्मे का करीब समय आ रहा है। नमाज जो है 12 बजे से नमाज शुरू हो जाती है, तो जिसको लेकर प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए बैठी है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम आज के इस विशेष दिन को लेकर कर लिए गए हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, मैं वहां पर भी देख पा रही हूँ कि विकी, हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है और लोग आपके पास में मौजूद हैं। आप जानिए उनसे कि भला आज के इस दिन को लेकर कितना ये जो फैसला आया है, सब को लेकर उनकी क्या राय है? बिल्कुल, हम प्रयास करना चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह से लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ से पूरी बैरिकेडिंग किया गया है। यहाँ से प्रशासन को रोक दिया है। यहाँ से बड़ी संख्या में किसी को आगे जाने दिया गया, जिससे आज सुरक्षा की दृष्टिगत से यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया। नमाज का वक्त करीब आ रहा है, जिससे प्रशासन भी अब जो है एकदम चौकन्ना हो और नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। यहाँ से यहाँ बैरिकेडिंग किया गया। यहाँ से किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से बैरिकेडिंग करके जो चेकिंग किया जा रहा है, केवल दर्शनार्थियों के अंदर जाने दिया जा रहा है, ये प्रयास नहीं थे। और कुछ लोग यहाँ मौजूद है, फालतू किसी को मतलब यहाँ खड़े होने की भी अनुमति नहीं दे रही। प्रशासन तुरंत हटा बढ़ा रही है कि फालतू यहाँ खड़े ना हो, जिनको साथ है जो मीडिया है, उनके अलावा और कोई यहाँ नहीं दिख रहा है। फिलहाल जो इस समय माहौल किस तरह की व्यवस्था की गई है, यहाँ से फिलहाल लोग आधे घंटे पहले ही, आधे मीटर पहले से ही जो सबके आना जाना यहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, क्योंकि इसके बगल से दाल मंडी जो है उसके बगल क्षेत्र भी है, इसको भी बैरिकेडिंग किया गया है और यहाँ पे पूरी नजर रखी गई है प्रशासन की, किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना न होने पर उसका पूरा इंतजाम किया गया, खासा इंतजाम किया गया। प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिल्कुल, साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इसी बीच एक खबर भी सामने आ रही है, विक्की पहले वो बताते हैं। एसआई टीम परिसर की मैपिंग कर रही है, तो परिसर को लेकर यहाँ पर जो काम है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज जहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी ओर जो सर्वे है एसआई की टीम की ओर से वो लगातार जारी है और एसआई सर्वे
पर रोक लगाने की मांग की है मुस्लिम पक्ष ने। आज पूरे इस हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रुख कर चुका है मुस्लिम पक्ष। वजूखाना छोड़कर पूरे परिसर का एक तरफ जहां सर्वे जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। याचिका में एसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष ने कर दी है, जिसको लेकर आज पूरे मामले में सुनवाई भी है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस पूरे मामले में आज सुनवाई भी होगी। और ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वजूखाना छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। जो प्रतिबंधित जगह है, जिसे सील किया गया है फिलहाल, उसे वहां पर सर्वे नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी जगहों पर एसआई की टीम सर्वे करेगी। हमारे साथ में विक्की लगातार बने हुए। विक्की, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। एक तरफ सर्वे हो रहा है, एक तरफ सुनवाई हो रही है, क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई इस फैसले को लेकर कुछ नया सामने आ जाए? बिल्कुल, आपको बता दें फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतलब इस पर कोई रोक लगाने की अभी फिलहाल ऐसी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। और अभी सर्वे का कार्य चल रहा है, 2-4 घंटे बीच से और जिसकी मैपिंग और वीडियोग्राफी लगातार तो कुछ अपडेट जो मिलेगी, अपडेट हम न्यूज के दर्शकों से साझा करेंगे। फिलहाल जो है अभी अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं मिलती है, तो आज जो सर्वे का कार्य शाम 5 बजे तक इसको किया जाएगा। और कल की जो उसके बाद जो दूसरी पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका के विरुद्ध जो दाखिल किया है, एक याचिका सर्वे के विरुद्ध, उसको लेकर अगर मनाही नहीं होती तो आज सर्वे का कार्य शाम तक पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए सर्वे का काम जो है वो चलेगा। और बहुत शुक्रिया आपका, जो भी अपडेट हो विक्की पहुंचाते रहेगा हमारे दर्शकों तक। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर वजूखाने को छोड़कर बाकी सभी जगहों का एसआई की टीम सर्वे करेगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आई है इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वजूखाने को छोड़कर सभी जगहों का एसआई की टीम की ओर से सर्वे किया जाएगा। और यह आम खबर सामने आई है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच भोपाल से एक आम खबर सामने आ रही है। भोपाल से खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से आम खबर आपको बता दें, जहां पर चुनाव प्रभारियों ने बढ़ाए एमपी में दौरे। तो चुनाव प्रभारियों ने एमपी में दौरे बढ़ा दिए हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और एमपी दौरे पर आज चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, तो भूपेंद्र यादव का आज एमपी का दौरा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और एमपी में अब दौरों का जो सिलसिला है वो बढ़ गया है। बीजेपी कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो बीजेपी कार्यालय में भी बैठकों का दौर दिन भर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा और आगामी टास्क को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो आगामी टास्क को लेकर बैठक में होगी चर्चा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आने वाले टास्क को लेकर चर्चा होगी। और जनता दर्शन यात्रा को लेकर भी रूट तय होने हैं। तो जनता दर्शन यात्रा को लेकर भी तय होने हैं रूट। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही आपको बता दें कि एमपी दौरे पर आज चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव रहने वाले हैं। तो एमपी के दौरे पर आज चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लगातार अब दौरों का जो सिलसिला है, बैठकों का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। बीजेपी कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में दिन भर जारी रहेगा बैठकों का दौर। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर टिकट वितरण प्रणाली को लेकर भी मंथन में बीजेपी जुटी हुई है। तो टिकट वितरण प्रणाली को लेकर भी मंथन में बीजेपी जुटी हुई है। और ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी की ओर से इन सभी चीज़ों को लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमपी दौरे पर आज भूपेंद्र यादव, तो एमपी के दौरे पर चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और राजधानी में कई बैठकों में शामिल होंगे भूपेंद्र यादव। तो राजधानी में भी कई बैठकों में शामिल होंगे। और फिलहाल ये आम खबर, बीजेपी कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो बीजेपी कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। बीजेपी कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय जुड़ चुके हैं। सुनील, टिकट वितरण प्रणाली को लेकर मंथन में बीजेपी जुट गई है और लगातार अब एमपी में बैठकों का दौर और साथ ही साथ एमपी की चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। सुनील जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में हाल ही 4 महीने बाद चुनाव का इलेक्शन मोड है। इसी को लेकर आज जो मध्य प्रदेश प्रभारी हैं
एमपी के दौरे पर हैं। जिसके बाद आज बीजेपी कार्यालय में ताबड़तोड़ बैठक का दौर जारी रहेगा। कई दिग्गजों की मीटिंग होगी। इसमें आगामी टास्क को लेकर बैठक में चर्चा भी होगी। जिसके बाद टिकट वितरण प्रणाली को लेकर भी एक मंथन जारी रहेगा और जन दर्शन यात्रा को भी लेकर रूट मैप तैयार होना है। तो जो ये मीटिंग है आज की, जो दिग्गजों के वरिष्ठ नेताओं की लगातार मीटिंग चलेगी, ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ मीटिंग मानी जा रही है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी काफी अहम होगा। सुनील, क्योंकि टिकट को लेकर कुछ बातचीत चल रही है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से टिकट वितरण करना है, सबको लेकर भी मंथन हो रहा है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार की रणनीति में क्या नए लोगों को मौका दिया जा सकता है या फिर जो पुराने उनके लोग हैं उन पर ही विश्वास करेगी पार्टी? इस सबको लेकर कोई अपडेट है? और इस सारे मंथन के बाद जो स्थानीय लोग हैं इनमें कितनी खलबली देखने को मिल रही है? जी देखिए, निश्चित तौर से बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया गया था। उस इंटरनल सर्वे में जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों के हारने के संकेत मिले हैं। इसी के तारतम्य में जो बीजेपी भी एक युवा चेहराओं को मौका देना चाह रही है और इसी तारतम्य में यहाँ बैठक अहम मानी जा रही है। कई दिग्गजों के भी टिकट इस बैठक में कट सकते हैं और इस विधानसभा में कट सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली आई है। जी बिल्कुल, सुनील बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो जनता दर्शन यात्रा को लेकर भी आपको बता दें कि रूट तय होना है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि एमपी दौरे पर आज चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव आज एमपी के दौरे पर हैं। तो चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव आज एमपी के दौरे पर हैं और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से ही बताते हैं। भोपाल से एक और आप खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि भोपाल में विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी मोर्चा खोलेगा। तो विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी खोलेगा मोर्चा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त क्या आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद इसमें शामिल होंगे। तो पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद इसमें शामिल होंगे और आदिवासी अत्याचार का एक बार फिर से मुद्दा उठेगा। तो आदिवासी अत्याचार का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जाएगा। और भोपाल से खबर, विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी खोलेगा मोर्चा। तो विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी मोर्चा खोलेगा। 9 अगस्त को राजभवन घेराव की रणनीति बनाए जाने की बात कही गई है और साथ ही पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद शामिल होंगे। तो पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद शामिल होंगे और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आदिवासी अत्याचार का मुद्दा फिर से उठेगा। सुनील हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी जो मोर्चा खोलने जा रही है, इससे एक बार फिर से आदिवासियों का मुद्दा उठने वाला है। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? तो सुनील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आदिवासी अत्याचार का मुद्दा फिर से उठेगा और यह हम खबर आपको हम बताते हैं। आदिवासी अत्याचार का मुद्दा फिर से उठने की बात सामने आई है। भोपाल से खबर, विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी मोर्चा खोलेगा। तो विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी खोलेगा मोर्चा और 9 अगस्त को राजभवन घेराव की रणनीति बनाए जाने की बात कही गई है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं राहुल की सुप्रीम गुहार की। जी हां, मोदी सरनेम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। मामले में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी। गुजरात की सेशन कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा के चलते चली गई थी राहुल गांधी की सांसदी और सुप्रीम कोर्ट में 2 बार पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। तो यहां हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी और अब राहुल गांधी की ये सुप्रीम गुहार सामने आई है। गुजरात की सेशन कोर्ट ने 2 साल की राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सांसदी चले जाने की बात सामने आई और अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है राहुल गांधी ने और सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सुनवाई हो चुकी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके। प्रवेश, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट से हम कह सकते हैं ना कि गुहार लगाई है। साफ तौर पर सजा पर रोक लगाने की बात राहुल गांधी ने कही है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि अगर उन्हें सजा मिलती है तो एक लंबे वक्त तक यानी 2031 तक वो चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। लेकिन क्या उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या मुसीबतों का सिलसिला बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, गुजरात के पूर्व मंत्री पुणेश मोदी जिन्होंने ये सारा जो केस है दर्ज कराया था, मैं आपको बता दूं राहुल गांधी ने एक लोकसभा की एक जनता की सभा में एक मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुणेश मोदी ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज करा दिया था, जिसकी सुनवाई निचली अदालत ने करते हुए उनको दोषी करार पाया और 2 साल की सजा उन्हें सुना दी थी। लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, जो कि हर किसी का अधिकार होता है। पहले हाई कोर्ट गए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनको राहत देगा, क्योंकि उनकी 2 साल की सजा, दोषी होने से 2 साल की जो सजा उनको हुई, उसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई और अब उनका जो 2024 का चुनाव है वो भी संशय पे लगा हुआ है और लगातार अगर उनको सजा हो जाती है तो वो 2031 तक जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस की जो लीगल टीम है, बात करें, और उसके अलावा राहुल गांधी है, खुद लगातार सुप्रीम कोर्ट पे नजरें गड़ाए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि उनको राहत मिले। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को कितना सुनता है और मानता है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट कितनी राहत पहुंचाएगा ये भी काफी अहम हो जाएगा। लेकिन प्रवेश, देखिए अगर बात करें, अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो ऐसे में ये वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा क्रिटिकल समय होगा, क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ जहां पार्टी को अब तक लीड करते आए हैं और ऐसे में वो ही अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिरता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में जो मुखिया है वो राहुल गांधी है और राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और मैं कहूंगा कि उनकी जो पूरे सदस्यता है या ये कहें उनके मंत्री है, सांसद है, सबका मनोबल गिरेगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और उनकी अध्यक्षता में ही कांग्रेस जो है आगे भी चुनाव लड़ने की रणनीति बनाए। लेकिन अगर उनको इस मामले में अगर किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है तो ये इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो 2031 तक जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि जो 2 अगस्त को सुनवाई हुई थी उसमें राहुल गांधी ने एक हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें पुणेश मोदी के खिलाफ उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने बोला है, क्योंकि पुणेश मोदी ने उनको अहंकारी बताया था। मैं आपको बता दूं निचली अदालत ने राहुल गांधी को ये प्रस्ताव दिया था कि वो माफी मांग के इस मामले को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये मामला आगे तक गया और पुणेश मोदी ने उनको अहंकारी तक बता दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राहुल गांधी ने मांग की है और ये बताया है कि मैं किसी प्रकार से कोई अहंकारी नहीं हूं, लेकिन मैं माफी नहीं मांगना चाहता हूं और पुणेश मोदी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैं इस टिप्पणी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा धरकर उनको जानकारी देने की कोशिश की है और उनका जो फोकस है या ये कहीं जो वो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत दे और वो चुनाव लड़ने की दहलीज तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर राहुल की सुप्रीम गुहार से कितनी राहत राहुल को मिलती है इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका प्रवेश। अधिक जानकारी के लिए तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी की सुप्रीम गुहार में कितनी राहत उनको मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे मामले पर सुनवाई है तो इस वक्त देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी को इस पूरे मामले में कितनी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जाती है या फिर उनकी जो मुश्किलें हैं वो बरकरार रहने वाली हैं। तो गुजरात की सेशन कोर्ट में देखिए 2 साल की सजा उनको सुनाई गई थी, लेकिन अब इस सब को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सजा के चलते राहुल की सांसदी चली गई थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी अगर उन्हें सजा उनकी बरकरार रहती है तो ऐसे में एक लंबे वक्त तक लगभग 2031 तक वो चुनाव मैदान में नहीं रह पाएंगे और जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी मुश्किल है। और जगमगाएगी रामनगरी। जी हां, अयोध्या में रामनगरी दीप महोत्सव इस बार 21 लाख दीप जलाएंगे। इस खास मौके पर 21 लाख दीपों से रामनगरी जगमगाएगी और भव्य तरीके से होगा रामनगरी का दीप महोत्सव। दीप महोत्सव की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। सीएम योगी और पीएम मोदी महोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या वासियों ने घरों में दीप जलाने का ऐलान कर दिया है। उल्लास के साथ ही दीप महोत्सव मनाया जाएगा। रामलला अपने भव्य
दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। दीप महोत्सव की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी इस महोत्सव में खुद शामिल होंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आरपी सिंह अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या लगातार हर दिन बेहतर होती जा रही है। भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है और अब जब दीपोत्सव है, ऐसे में पूरी रामनगरी को दीपों से जगमगाने के लिए विशेष तैयारी कर ली गई है। और बताया जा रहा है कि इस महोत्सव में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। जी गरिमा जी, मैं आपको बताऊंगा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ऐलान कर दिया कई लाख दीपक जलाए जाएंगे। वो कहना है प्रशासन की तरफ से रहेंगे, बाकी मठ मंदिर में जितने दीपक जलाएंगे वो अतिरिक्त रहेंगे। कोई भी मंदिर कम से कम 50,000 से दीपक से कम जलाने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी हमने सर्वे भी किया है, तो लोगों से बातचीत की है। जितने लोग, कोई 10,000 कह रहा है, कोई 25,000, जो आम यहाँ का जो जनमानस है वो भी दीपक जला क्यों नहीं जलाएगा। अब की जो भी का नाम है दीप महोत्सव होगा, ऐतिहासिक पल होगा और बहुत भव्य होगा, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। और यहाँ यही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में भी दीप महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। जी गरिमा जी, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, इस दीपोत्सव को लेकर आम जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आरपी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो अयोध्या के लोग हैं, क्या ये भी इस दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं? क्या अयोध्या के हर घर में दीप जलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि लोगों से इस तरीके की अपील की गई है कि दीपोत्सव के दिन हर घर में दीपक जले। हाँ, आम जनमानस अयोध्या वासी जितने हैं, अब ये पूरे जिले के जितने वासी हैं, पूरे भारत के जितने वासी हैं, हर घर में दीप महोत्सव जलाया जाएगा। कुछ लोग हैं अभी बात करते हैं, कितना उत्साह इनमें देखिए, और महोत्सव के लिए कितनी भव्य तैयारियां अभी भी इन लोगों ने पूरी चालू कर दी। जी भैया, बात कराते हैं। आप बताइए कि आपके दीप महोत्सव में कितने दीप जलाएंगे? मैं गरिमा जी आपको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या जनपद नहीं, पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर दीपक जलाने काम हो रहा है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है और योगी जी, मोदी जी की अगुवाई में भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कई लाख दीपक यहाँ जलेंगे अयोध्या जनपद में। आप बताइए कितने दीपक जलाएंगे? लगभग मैं 10 लाख दीपक जलवाने का काम मैं करूंगा जो है। आप बताइए कितने दीपक लगभग जलाएंगे? 10,000 दीपक मैं भी जलाऊं। हाँ, जितनी जिसकी क्षमता है गरिमा जी उतना जलाना। कोई 10,000 कह रहा है, कोई 20,000 कह रहा है मठ मंदिर में, कोई 50,000 कह रहा है, कोई 1 लाख कह रहा है। जी गरिमा जी, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, इस दीपोत्सव को लेकर बेहद खुशी देखने को मिल रही है और देखना होगा कि किस तरीके से जगमगाएगी अयोध्या। शुक्रिया आपका आरपी, अधिक जानकारी के लिए। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस दीपोत्सव में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और अयोध्या वासियों ने घरों में भी दीपक जलाने का ऐलान कर दिया है। यानी इस बार दीपोत्सव में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जगमगाती हुई नजर आएगी। अब आपको सुनाते हैं कि सहारा पोर्टल लॉन्चिंग को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल हिल कर रह गया हुआ सहकारिता के ढांचे को फिर से मजबूत करना, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, कृषि से लेकर मछुआरा समिति से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सभी सहकारिता संस्थाओं के लिए एक अनुकूल खाका तैयार करना, समय अनुकूल खाका तैयार करना, सहकारिता के कानूनों में जो लगभग 75 साल पहले बने हैं, समय अनुकूल परिवर्तन करना और उसके साथ साथ सहकारिता में खोए हुए विश्वास को जनता में पुनः प्रस्तावित करना। और अगर ये करना है तो जैसे सहारा की 4 सोसाइटियों में देश के करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया एक प्रकार से डूब ही गया है। निवेशकों की कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया, मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत गलती होगी, प्रचार ज्यादा हो गया, कोर्ट में मामले लंबित होते गए, परंतु कोई दोष के बगैर निवेशकों को अपनी गाड़ी पसीने की कमाई को 12-15 साल से वापस नहीं मिले। मोदी जी का उद्देश्य है कि देश का हर गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्ग व्यक्ति इसके अधिकारों की रक्षा हो, और यह भी देश के नागरिक का अधिकार है कि जो पैसा उन्होंने निवेश किया है वो उनको वापस मिल जाए। सहकारिता विभाग ने बहुत समय पहले, वैसे बहुत लंबा समय हो गया, परंतु लगभग
1 साल पहले हमने इसकी मीटिंगें शुरू की। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर ईडी से लेकर सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया। मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश एम.आर. शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से ये हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए इसकी व्यवस्था करनी। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी, ये सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत मस्त है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। आज इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य कम से कम तकलीफ समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को पड़े, मध्यम वर्ग को पड़े, वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने में आज सहकारिता विभाग को सफलता मिली है। आज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर को लेकर अमित शाह क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनाया। आप सीधा आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं जो मुद्दा उठाया हूं उसको रीजन भी दिया है। अरे वो आज समर्थ है हमारे लोग, आपके लोगों को बोलो, तुमको रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। ऑनरेबल मेंबर्स, one second.
One second. Please. Please go ahead. इसके बाद वजीरगंज बदायूं के Ask them to क्षेत्र sit से down. जगह विकास के समय आप सबके चीजों पर दिखाई दे रही है। Please. और अब बारी है विकास खंडों में पुरस्कृत करने की। What is this? Please, Mr. Nagar. महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें ये पुरस्कार दें। इस क्रम में मैं सबसे पहले Honorable आमंत्रित members. कर रही हूँ ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग। एक बार तो ऐसा मौका आने दो कि सदन में मेरे अलावा कोई नहीं बोल रहा है। माननीय सदस्यगण, मैंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपना निर्णय दिया था और उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मेन मुद्दा था इस हाउस की डिस्कशन करने की क्या ताकत है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यह हाउस डिस्कस नहीं कर सकता। और मेरी रूलिंग बहुत क्लियर थी। आई हैड हेल्ड इन कैटेगोरिकल टर्म्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स दिस हाउस टू डिस्कस एवरीथिंग and there is one qualified discussion and that is with respect to judges. That discussion is also provided but under a different mechanism. So I held in firm terms that there is no issue or individual which can't be discussed, debated in this house. Whether it is Manipur, whether it is Rajasthan, whether it's Chhattisgarh, one second, can be discussed. I had allowed myself discussion on Manipur. I had allowed discussion on Manipur for as much time as the House wants to discuss. The House will meet at 12 noon. तो आप देख रहे थे जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है और लगातार हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बताते थे। राज्यसभा में एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आम बातें कही जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जब हंगामा शुरू हुआ जिसके बाद अब सभापति की ओर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो यह आम खबर आपको हम बताते थे जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते हैं जहां पर फेलोशिप कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आपको उन्हें सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले विकास खंडों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। कुछ शोधार्थियों ने अपने अनुभव से भी यहां पे अवगत कराया है और अभी यहां पर अलग अलग सेक्टर में किस विकास खंड ने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मैं सबसे पहले सम्मानित होने वाले विकास खंडों को, उनके मुख्य विकास अधिकारी, वहां के बीडीओ और वहां के शोधार्थी को हृदय से बधाई देता हूं। और यहां पर अपने सफलतम कहानी को भी कहने वाले उन सभी शोधार्थियों को जिन्होंने कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास किया है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूं। वास्तव में भारत के विकास की जो धुरी है वह गांव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी और जितनी आत्मनिर्भर होगी, उतना ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश प्राप्त कर पाएगा। उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जब 2018 में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति आयोग ने देश के 112 विकास खंडों को जो आकांक्षात्मक थे, उन आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जनपदों के रूप में आगे बढ़ाने के एक अभियान का प्रारंभ किया था। उस समय नीति आयोग के सर्वे में उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद थे। वे 8 जनपद 4 नेपाल सीमा से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। 4 अन्य जनपद थे, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट। ये तीनों भी हमारे बॉर्डर के जनपद हैं, और एक फतेहपुर। ये 8 जनपद देश के अंदर जो सबसे पिछड़े जनपद थे उनमें से थे। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो ये 6 क्षेत्र थे, इनमें ये जनपद पीछे थे। स्वाभाविक रूप से कार्य इसमें प्रारंभ हुआ। कोरोना महामारी पूरे देश के लिए थी। उत्तर प्रदेश के जो जनपद, जो 112 में से पिछड़ेपन में जो सबसे पीछे के जनपदों में से थे, कमोवेश 8 के 8 जनपद हमारे सबसे पीछे के जनपदों में थे, जहां शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, स्वास्थ्य की सुविधा भी बहुत खराब थी, कृषि और जल संसाधन की स्थिति बहुत खराब थी। अन्य सभी क्षेत्रों में वह बहुत पीछे थे। जब एक टीम वर्क होता है, सामूहिक रूप से सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र को कार्य प्रारंभ किया, सबसे पहली श्रेणी में था कि भी वहां पे मानव संसाधन पूरे हो। मानव संसाधन देने के बाद हर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ, उसकी नियमित मॉनिटरिंग प्रारंभ हुई। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, तो टॉप 10 में जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है, उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं। यानी ये प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की थी। हम लोगों को उस समय लगा था कि ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर पे लखनऊ से ही आपको बताते हैं, जहां पर सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर। एसएसबी के इंस्पेक्टर सुजीत वर्मा को सस्पेंड किया गया। हेड कांस्टेबल चंद्रकमल भी निलंबित हो गए हैं। एसएसबी की 43वीं बटालियन में थे तैनात और सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल से आई थी। चेकिंग में लापरवाही पर एसएसबी का एक्शन हुआ है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, सीमा हैदर मामले से जुड़ी बड़ी खबर, और जिन लोगों की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई थी, उन सबको अब एक्शन जो है उन पर किया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हेड कांस्टेबल चंद्रकमल को निलंबित कर दिया गया है। तो हेड कांस्टेबल चंद्रकमल को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है और 43वीं बटालियन में तैनाती थी। सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल से आई थी। तो सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल से भारत आई थी और चेकिंग में लापरवाही पर एसएसबी का एक्शन हो गया है। तो चेकिंग में लापरवाही बरती गई और इस पर अब एसएसबी का एक्शन हो गया है। लखनऊ से खबर, सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तो लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, एसएसबी के इंस्पेक्टर सुजीत वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसबी के इंस्पेक्टर सुजीत वर्मा को सस्पेंड किया गया है। हेड कांस्टेबल चंद्रकमल भी निलंबित हो गए हैं। तो हेड कांस्टेबल चंद्रकमल को भी निलंबित कर दिया गया है। एसएसबी की 43वीं बटालियन में तैनाती थी।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हेड कांस्टेबल चंद्रकमल को भी निलंबित कर दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसएसबी की 43वीं बटालियन में तैनाती थी और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल से आई थी। तो बस के जरिए सीमा हैदर नेपाल से आई थी और चेकिंग में लापरवाही पर एसएसबी का एक्शन हुआ। तो चेकिंग में लापरवाही पर एसएसबी का एक्शन और सीमा हैदर से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे थे। और अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं, जहां पर सीमा हैदर को भेजे गए फिल्म के संवाद रिहर्सल के लिए भेजे गए हैं। फिल्म के संवाद रॉ एजेंट के रूप में आईबी अफसर से बात करने का सीन है, पाकिस्तान के एक बाजार से दिल्ली में बात करने का सीन और ज्ञानवापी काशी के मामले में संवाद का हिस्सा। पाकिस्तान में चल रही साजिश पर होगा संवाद। साजिश पर डिटेक्टिव की लैंग्वेज में संवाद होगा और जेनिफर फॉक्स ने रिवील किए चंद डायलॉग्स। तो पाकिस्तान में चल रही साजिश पर संवाद होगा और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर साजिश पर डिटेक्टिव की लैंग्वेज में होगा संवाद और जेनिफर फॉक्स ने रिवील किए चंद डायलॉग्स। मेरठ से खबर, सीमा हैदर को भेजे गए फिल्म के संवाद। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया और अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मुद्दे की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।